हाय दोस्त। संख्या पद्धति की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अलग टाइप का सवाल का एनालिसिस करेंगे, यानी उसका जो डिस्कशन होता है वो देखेंगे। इससे पहले हम दो चार टाइप का सवाल जो संख्या पद्धति का जो बेसिक फार्मूला होता है और उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हम बता चुके हैं। तो आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए संख्या पद्धति का जो अलग टाइप का सवाल होता है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल देखेंगे। तो इसमें सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है जो बार बार एग्जाम में 3-4 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का क्या रूल क्या होता है? तो अभाज्य संख्या का रूल ये है, जो वह संख्या एक के अलावा खुद से ही भाग लगे। तो यदि ये दो अंक के अलावा किसी अन्य से भाग लगे तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। और यदि दो ही अंक से भाग लगे, यानी खुद वो संख्या खुद हो और एक से भाग लगे, तो वो अभाज्य संख्या हो जाता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ये ध्यान देंगे, एक जो है, एक में भी एक से और एक के अलावा किसी और से भाग लगता ही नहीं है। तो अभाज्य संख्या का रूल क्या है? तो एक जो कि विषम संख्या भी है और इसको अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है जो डेफिनेशन, तो उस परिभाषा में इसमें क्या अभाज्य संख्या क्या है? जो वो संख्या वैसी संख्या जो एक और वो खुद से ही भाग लगे। तो इसमें एक है, ये एक से ही भाग लगेगा, एक के अलावा किसी और से भाग कहाँ लगेगा? खुद है ही, वो एक ही है। तो इसलिए उसको अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और अभाज्य संख्या की श्रेणी में सिर्फ दो को रखा गया है। तो सबसे दो से शुरू होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है। अभाज्य संख्या में एक इसमें और सवाल पूछेगा, जो कौन सी ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है? सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या निकालने के लिए क्या इसमें इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे। तो इसमें सम संख्या, सम प्लस अभाज्य। तो इसमें क्या वैसी संख्या इसमें निकालना है जिसमें जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो इसी तरह से एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो अब इसी सीरीज में अब दूसरा हम सवाल देखेंगे, दूसरा टाइप का सवाल जो कि क्या पूछ रहा है। अब इसमें सवाल पूछ रहा है, जो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसमें सवाल में पूछ रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाला यहीं एक दिक्कत रहता है, जो कि एक है, इसको हम अभाज्य संख्या में रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो एक को अभाज्य संख्या में हम नहीं रखते हैं, तो इसलिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का क्या होगा, एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखेंगे ही नहीं। उसके पहला अभाज्य संख्या क्या हो, 2, दूसरा क्या हो गया 3, तीसरा क्या हो गया 5, चौथा क्या हो गया 7। तो ये हो गया प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। यानी प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 17 होगा। अब एक टाइप का और सवाल इसमें बता रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो कि 45 से भाग लगेगा। तो दोस्तों पहले 45 से हम भाग लगाने के लिए क्या करेंगे? सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित में से। निम्न में से कौन सी संख्या
45 से 45 से विभाजित होगा। तो अब हम 45 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम 45 की विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे। तो 45 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 45 से विभाज्यता का नियम क्या है, 45 से विभाज्यता का नियम पहले हम देखेंगे जो कौन सा ऐसा संख्या है जो कि सबसे छोटी से छोटी संख्या उसको मल्टीपल में लेंगे। तो मल्टीपल में लेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 3 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 9 गुने 5 भी लिख सकते हैं। इसको हम कोशिश करेंगे जो कोई भी संख्या हो हमेशा उसका गुणनफल जो आए एक अंक में आए या सबसे छोटा आए। तो देखिए यहाँ पे 15 से भी छोटा हमको 9 और 5 में भी आ रहा है। तो 45 से विभाज्यता का नियम क्या करेंगे, जो या तो पहले हम ये देखेंगे जो संख्या 15 से विभाजित हो, 15 से विभाजित और 3 से भी विभाजित हो तो वो संख्या 45 से विभाजित होगा। और या एक तरीका से और भी देखेंगे 9 गुने 5, तो ये तो 3 से विभाजित देंगे तो हमेशा 9 से विभाजित ही होगा। तो उसको हम जोड़ के देखेंगे, जो कि इसको हम जोड़ कर देखेंगे पहले। अब पहला ट्रिक पे तो उसमें ज़्यादा लंबा लगेगा, तो 15 से विभाजित देने के लिए इसको फिर हमको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे किस आधार पे, तो इसको 15 का डायरेक्ट विभाज्यता का नियम बहुत थोड़ा उसको डिफिकल्ट हो जाता है। पहले 15 का विभाज्यता का नियम क्या, पहले 3 तो 5 का विभाज्यता का नियम और उसके बाद 3 के विभाज्यता का नियम। जो 5 से 3 दोनों से कटे वो 15 से कटेगा। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम किस हिसाब से तोड़ेंगे, 3 गुने 5। तब यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 मतलब 3 तिया 9 से कटना चाहिए। तो 3 तिया 9 से यहाँ देखेंगे पहले कौन संख्या 9 से कट रहा है। तब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो उस संख्या का जितना अंक है सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसमें 9 से भाग देंगे। यदि वो 9 से कट जाए तो संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगा। और उसमें उसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 और 5 दे दे तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित ही होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे जो संख्या उसमें से 9 और 5 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या ऑलरेडी 45 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पूछ क्या रहा है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ 37 और उसका गुणनफल 330। तो उस संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो अब हम किस हिसाब से इसको बनाएंगे, a प्लस बी इक्वल टू कितना 37 और a गुने b 330। अब पूछ क्या रहा है, a माइनस बी इक्वल टू 1। तो ये पूछ रहा है। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों का एक हमेशा इसको जब इस समीकरण को जब हल करेंगे तो इसमें हमेशा कोशिश करेंगे जब दो अचर संख्या दिया हो, जो चर संख्या 2 दिया हो तो उसको हमेशा हम एक ही फॉर्मेट में लेने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे a दिया, इस समीकरण में हमेशा हम एक ही फॉर्मेट में लेके जाएंगे, उसको हम कन्वर्ट करके a कर देंगे। और b लेना हो तो b में कन्वर्ट करके रख देंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस हिसाब से डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, इसको इसमें से इसको गुना वाला कर लेकर हम a निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर ये भी लिख सकते हैं 330 बट्टे b। ये तो हम लिख सकते हैं आसानी से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो दूसरा समीकरण को हम हल करके लिख दिए तब हम उसको उसमें डायरेक्ट हम बैठा देंगे। तो इसमें बैठाने के लिए क्या करेंगे, a और प्लस b बराबर कितना देगा 37। तो अब हम एक वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर देंगे। तो एक वैल्यू कितना देगा 330 बटे b प्लस b बराबर 37। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा b का आंसर आ जाएगा। तो b का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 330 प्लस b स्क्वायर बराबर 37b। ये हो गया 37b। तो अब हम इसको 37b करेंगे। तो 37b, तो इसको क्या, इसके लिए अब क्या करेंगे, इसको हम b स्क्वायर अब माइनस 37b प्लस 330 इजिकल टू 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण हो गया। तब द्विघात समीकरण को हल करके डायरेक्ट हम इसको तोड़ेंगे।
तो द्विघात समीकरण को इसको हम डायरेक्ट तोड़ेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बी स्क्वायर माइनस, तो इसको हम 37 पुराएंगे, इसको हम पहले इसको हम डायरेक्ट इसको हम डिवाइड कर, इसको हम गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे, जो कि गुणनखंड होता है, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इसमें 11 से भाग देंगे, तो 11 33 और 0। तो इसको हम किस हिसाब से तोड़ सकते हैं, 11 गुने 3 गुने 2 गुने 5, इसी हिसाब से तोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ तोड़ सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करना है, तो पहले हम इस दोनों में दो ऐसा संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर 37 और गुणा करने पर 330 आ जाए। तो गुणा करने पर, तो ये तो हम दो संख्या, इसको हम तो गुणा करके ही इसको हम गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड किए तो उसको गुणा करने पर 330 आएगा ही। अब जोड़ने पर उसको हम 37 कैसे लाएंगे, तो 37 लाएंगे तो इसको हम जोड़ेंगे 11 33 और 5 2 7, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 11 दूनी 22 और 5 तिया 15, 22 15 37। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -5 तिया 15 और 15x प्लस 15x और माइनस 22x बी। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम दो भाग में तोड़ दिए हैं, तो दो भाग में तोड़ दिए, तब इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो b कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, b -15 और उसके बाद यहाँ पे कितना लेंगे, -22 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b -15 बराबर 0। तो अब हम इसको हम द्विघात समीकरण के इसको गुणनखंड की विधि में तोड़ते हैं, तो b -22 एक हो गया और दूसरा क्या होगा, b -15। तो अब हम इसको दोनों इक्वल 0 करते हैं, तो b -22 बराबर 0 और उसके बाद b बराबर 22, b का वैल्यू या तो हम 22 भी ले सकते हैं और एक b बराबर -15, तो b बराबर 15 भी ले सकते हैं, तो b बराबर 22 भी ले सकते हैं और b बराबर हम 15 भी ले सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, तो यहाँ पे तो b का वैल्यू या तो 22 या तो 15 दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। और यहाँ क्या पूछ क्या रहा है, a - b, स्वाभाविक है यहाँ पे b छोटा होगा, तो छोटा होगा तो यहाँ पे छोटा होगा, तो अब इसको हम a का वैल्यू इसमें पुटअप करके देखेंगे। तो अब a का वैल्यू 15 पुटअप करेंगे, a का वैल्यू यदि यहाँ पे हम 15 पुटअप करते हैं a का, तो b का कितना आ जाएगा 22, यदि a का हम 22 पुटअप करते हैं तो b का कितना आ जाएगा 15। तो अब दोनों में से हमेशा जब माइनस सवाल में पूछता है तो हमेशा प्लस का ही आंसर लेता है, जब घटाने वाला पूछे उल्टा पुल्टा कहीं पर भी घटा सकते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे 22 में से 15 घटाएंगे तो आंसर 7 होगा। अब इसको हम ट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम बनाएंगे इसको, तो इस हिसाब इसको हम देखेंगे डायरेक्ट। तो उस तरह जो द्विघात समीकरण बनाए हैं उस पर तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो उसमें उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो उतना टाइम बनाने के चक्कर में रहेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो द्विघात समीकरण में जब इस टाइप का सवाल पूछे, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हो और अंतर पूछे, तो अंतर पूछना है तो उसको डायरेक्ट द्विघात समीकरण डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, ये जो गुणनफल दिया हुआ है ना, इसको डायरेक्ट हम गुणनखंड की विधि में तोड़ देंगे। तो गुणनखंड की विधि में कैसे तोड़ेंगे, तो इसमें गुणनखंड 11 गुने 3 गुने 2 और गुने 5। आप इसको गुना करके कोई दो संख्या पुराना, यहाँ पे कितना पूछ रहा है, दो संख्या, तो गुणनफल इतना दियो गुणनखंड। अब बोल क्या रहा है, वो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग इसको निकाल देंगे, दो संख्या इसमें से लेना, गुना करके हमको दो संख्या पुराना है। जैसे 5 दूनी 10, 11 तिया 33,
तो दो संख्या पूरा है, दोनों को जोड़ने के बाद 37 हमको पूरना चाहिए। तो इसमें नहीं पूरा है, तब इसको हम गुना करेंगे। 11 दूनी 22, 5 या 15, उल्टा कैसे भी गुना कर सकते। 11 दूनी 22 और 15 37। तो यहाँ पे 37 पूरा गया। तो अब 37 पूरने के बाद क्या करेंगे, 37 पूरा तो उसके बाद हम तो एक संख्या क्या लिए 22 और दूसरा संख्या 15, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद इतना पूर रहा है, और वही दोनों को गुना करने के बाद भी इतना पूर रहा है। तो अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों का अंतर घटा के डायरेक्ट आंसर मार देंगे 7। और यदि इसी में पूछ बैठे जो किसी संख्या का योगफल ना दे दे, अंतर दे दिया, तो अब अंतर में भी क्या करेंगे, जो गुणनखंड है तो गुणनखंड को उसको गुणनफल है उसको गुणनखंड में तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद उसको देखेंगे, घटाने के बाद हमको कितना 7 पूर रहा है। यहाँ पे 37 नहीं, यहाँ पे मान चलिए a माइनस बी बराबर 37 7 दे दिया। तो अब पूछ रहा है a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी, तो अब a प्लस बी इसको हम जोड़ेंगे, दो संख्या लेने में घटाने के बाद 7 आना चाहिए। तो उसमें भी जोड़ेंगे 15 22 7। तो अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या योग पूछेगा, तो उसमें जोड़ देंगे। तो इसका आंसर डायरेक्ट 37 आ जाएगा जोड़ने के बाद। अब इसको एक और फॉर्मेट में लिख रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो इसी में डायरेक्ट हम a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, 37 और प्लस 37 माइनस बी, ये बराबर ये भी लिख सकते हैं, और 37 माइनस बी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 37 माइनस बी बराबर, तो इसको डायरेक्ट हम b का फॉर्मेट में लिखें, तो इसको क्या लिख सकते, 37 माइनस बी, 37 माइनस बी प्लस बी बराबर 37। तो उसको जो इसका जो संख्या का जो जब दो संख्याओं का योगफल या अंतर दिया हो और गुणनफल दिया हो, तो संख्या का योगफल या अंतर पूछे इसमें से कोई भी, तो कोशिश कीजिए इसको गुणनखंड को, जो गुणनफल दिया हो जिसको गुणनखंड के रूप में तोड़ के और उसी में से घटाने या जोड़ने की कोशिश कीजिए, बड़ी आसानी से बन जाएगा। और नहीं अगर द्विघात समीकरण पे चला जाएगा तो कम से कम 5 मिनट आपको टाइम बर्बाद कर देगा। तो अब हम दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं, वो क्या पूछ रहा है। एक सवाल दोस्तों पूछ रहा है 74 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर बराबर 12p। तो अब इसमें p का वैल्यू पूछ रहा है, p का वैल्यू क्या है, p इक्वल टू 1। तो इसको हम कैलकुलेट किस हिसाब से करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। तो एक फार्मूला याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a पर है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्या दिया हुआ, a 74 और b 26। तो इसको हम डायरेक्ट उसके a प्लस एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फार्मूला पे सेम टू सेम तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए और बी का फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट चेंज कर देंगे। तो इसको दे 74 प्लस 26 गुने 74 माइनस
26 इज इक्वल टू 12p। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इसको तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 और गुने 100 गुने, अब यहाँ पे घटाएंगे 74 में 26 गया तो 14 में 6 यानी 8 और 6 में 2 गया 4 यानी 48। तो अब यहाँ पे 12p दिया हुआ, 12p बराबर है तो 100 गुने 48 को गुना करेंगे 4 तो p इक्वल टू 100 गुने 4 तो p बराबर कितना आया 400। तो इसी तरह से यदि सवाल दे तो उसको कोशिश करेंगे जो भी फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे उसका जो भी फार्मूला है कल हम टोटल फार्मूला लिखा देंगे। तो उसके बाद वो जो फार्मूला फार्मूला याद करने के बाद अधिकतर जो नंबर सिस्टम का जो सवाल होता है कोशिश किए उसको फार्मूला पे बैठाने के बाद वो आसानी से बन जाता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, 3 क्रमांक संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो बीच वाली संख्या, अब ये तो हमको पता नहीं बीच वाली संख्या है क्या, तो 3 क्रमांक संख्या हम पहले निकालेंगे। तो क्रमांक पहला संख्या हम मान लिए क्या, पहला संख्या हम मान लेते हम x मान लिए, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या x प्लस 1। ये कैसे हुआ x प्लस 1, क्योंकि क्रमांक पूछ रहा है। क्रमांक संख्या जब भी लगातार 2 संख्या लेंगे उसका अंतर हमेशा 1 रहता है। तो यदि पहला संख्या 1 होगा दूसरा संख्या 2 होगा तो उसमें जुटा कितना 1, यदि पहला संख्या 50 होगा दूसरा संख्या 51 होगा, जुटा कितना 1। तो हमेशा क्रमांक संख्या 2 लगातार क्रमांक संख्या के बीच का अंतर 1 होता है, तो 1 होता है, इसका अंतर हम 1 रखेंगे। अब इसके बाद कितना, तीसरा जो क्रमांक संख्या क्या होगा x प्लस 2। तो अब बता क्या रहा है, तो अब हम इस तीनों का योग कर देंगे। तीनों का योग कितना, 3x प्लस 3 बराबर पता क्या रहा है, जो तीसरी संख्या जो बीच का संख्या है उससे 332 अधिक है। तो बीच का संख्या क्या होगा, x प्लस 1 से 332 अधिक है। 332 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बराबर हो गया सभी, यानी टोटल संख्याओं का योग, 3 क्रमांक संख्याओं का योग बीच की संख्या से 332 अधिक है। इक्वेशन हम लोग का बन गया, जो समीकरण था वो तैयार हो गया। तब इसको हम सोल्व कर देंगे आसानी तरीका से। तो 3x और ये x इस तरफ माइनस ले आएंगे और उसके बाद कितना होगा 332 एक 333 और प्लस 3। तो यहाँ 2x इक्वल टू कितना हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 332 336 3 3 6 336। तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 3, इसमें भाग देंगे तो कितना हो गया 2 एकम 2 2। तो यहाँ पे कितना 16 6 दूनी 12 16 दूनी 32 बचा कितना 1 8 दूनी 16। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 168 आया। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, ये x क्या माने हैं, पहली संख्या माने हैं। तो x का वैल्यू 168 हो गया, तो इसमें एक दूसरी संख्या क्या होगा 169 और 170। तब इसमें जो भी पूछे छोटी संख्या बड़ी संख्या है जो भी पूछे तो उसका इस हिसाब से मार देंगे। तो ये एक सवाल रहा, और लगभग संख्या पद्धति का सवाल अधिकतर टाइप का डिस्कस कर चुके हैं। तो देखेंगे जो एक दो टाइप का सवाल शायद छोटा होगा तो उसको हम अगर मिले तो उसको हम डिस्कस करेंगे, अगर नहीं तो कल से हम आगे दूसरा चैप्टर हम देखेंगे। हाँ, एक और पूछ रहा है सवाल, एक और सवाल देख रहे हैं। पूछ रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का अब इसमें पूछ रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 है। तो पहली संख्या क्या होगा, तो दोस्तों को जो भी सम संख्या 2 क्रमागत सम संख्या, कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या ले चाहे कितना भी ले तो उसका अंतर हमेशा 2 ही आएगा। तो 2 ही आएगा, तो उस हिसाब से इसमें पहली संख्या पूछ रहा है तो ये निकालना
मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, कभी निकल ही नहीं सकता है। जब दो संख्याओं का अंतर 2 दिया है तो वो क्रमांक सम संख्याओं का अंतर 2 दिया है तो हमेशा कितना भी दो संख्या लेंगे, 100 सम संख्या है, 98 भी सम संख्या है, तो उसमें से घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। 102 भी ले लेंगे, 100 भी लेंगे, फिर भी घटाएंगे 2। तो इसलिए यदि दो सम संख्याओं का अंतर, यदि दो सम संख्याओं का अंतर 2 दिया और उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या पूछे तो ये निकालना मुश्किल है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सवाल डाटा अपर्याप्त या तय नहीं किया जा सकता, ये भी आंसर हो सकता है होगा। तो अब इसमें पूछ ले, यदि इसी में पूछ दे दो क्रमांक सम संख्याओं का अंतर, इसमें तो डाटा अपर्याप्त होगा। इसी में यदि पूछ ले दो क्रमांक सम संख्याओं का यहाँ अंतर ना डाल के यहाँ योग दे दे, योग कुछ भी दे दे, जैसे दे दे 50 दे दे, तो 50 दे दे, तो अब हम क्या निकालेगा, इसमें पहले संख्या और दूसरी संख्या पूछ बैठे, तो अब इसमें क्या करेंगे, दो सम संख्याओं का अंतर दो सम संख्या का योग दे दे, तो उसमें संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दो सम संख्याओं का योग दिया हुआ है तो उसमें हम 2 से डायरेक्ट भाग दे देंगे। जो संख्याओं का योग दिया हुआ है, योग में हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया। तो 25 आ गया तो सम संख्या क्या है, दो संख्या का योग 25 है। तो इसमें सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले एक पहले वाला ले लेंगे और एक बाद वाला ले लेंगे, तो वही दो सम संख्या योग हो जाएगा। जैसे मान चले यहाँ पे कितना 24 और यहाँ पे 25। यदि यहाँ पे 3 संख्या दे दे तो 3 संख्या दे दे तो तब क्या करेंगे, अगर 3 संख्या दे दे तो 3 संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 संख्या को मान चले 30 दे दिया, 3 संख्या को मान चले 30 दे दिया, तो अब हम इसमें कैसे हम डिसाइड करेंगे, जो कि ये संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या निकालेंगे। तो 3 संख्या का योग कितना दिया, 30 दिया, तो 30 देने के लिए टोटल संख्या कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, कितना है 10। जो ये 10 आया वो बीच का संख्या आया, तो इसके एक आगे ले लेंगे 12 और एक ले लेंगे 0.8, तो ये 3 संख्या निकल गया। तो इसी तरह सम संख्या और विषम संख्या देता रहे तो इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये लगभग संख्या पद्धति का लगभग अधिकतर सवाल डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हम बताएंगे उस सवाल का किस हिसाब से बनाया जाता है। तो आज हम इतना ही पे छोड़ते हैं और इसको प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपको आसान रहेगा एग्जाम हॉल में। और सवाल वो नया सवाल एग्जाम हॉल में नया सवाल लाता नहीं, सवाल है जो बार बार वो रिपीट करता है, उसका भले वो अंक चेंज कर दे, टाइप सेम ही रहता है, सवाल कहाँ से लाएगा उतना एग्जाम में। कोई एग्जाम में सवाल तो रिपीट करेगा ही। तो मैथ का रीजनिंग का सवाल टाइप सीमित है, उसका भले वो सवाल दे के अंक चेंज कर दे वो अलग बात है, लेकिन टाइप सीमित है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बनाने में आसानी रहेगा।